अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बना, नवंबर 1946 में। और इसमें 13 मेजर कमिटीज़ थे जो कि अलग अलग कुछ ड्राफ्ट्स बनाने के लिए, कुछ उसको रिव्यू करने के लिए, कुछ उससे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से रिलेटेड जो इलेक्शंस हो रहे थे उनको देखने के लिए। तो ऐसे करके लगभग 13 मेजर कमिटीज़ बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। शुरू में 389 मेंबर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, 389 मेंबर्स। और कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार 296 जो है प्रोविंशियल स्टेट से, जो कि अंग्रेजों के द्वारा डायरेक्ट रूल किया जाता था, उसमें से 296 जो है इलेक्ट होके आएंगे। और 93 जो है वो प्रिंसली स्टेट से, जो कि मतलब अभी भी जो राजाओं के द्वारा रूल किया जाता था वैसे स्टेट से 93 मेंबर्स जो है रिप्रेजेंटेटिव बन के आए थे। तो टोटल मिला के 389 मेंबर्स जो है 389 मेंबर्स शुरू में थे। जब पार्टीशन हो गया 1947 में, तो 19 मेंबर्स वेंट टू पाकिस्तान, 90 मेंबर्स जो है पाकिस्तान चले गए। तो बच कितना गए, 299 मेंबर्स रिमेंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बना, 29 अगस्त 1947 को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले बन गया था, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को बना। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे और इनके हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी, और वैसे 13 मेजर कमेटी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन है, मीन्स उनके मेंबर्स का जो इलेक्शन है, वो जुलाई 1946 में ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन जुलाई 1946 में ही हो चुका था। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट था वो अक्टूबर 1947 तक तैयार होकर रेडी हो चुका था। कि मीन्स ड्राफ्ट का मतलब होता है उससे रिलेटेड जितने भी इनपुट्स हैं, मीन्स कौन कौन से रॉ मटेरियल्स है जिनको मिला के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तो उनका कंपाइलेशन जो है अक्टूबर 1947 तक हो चुका था। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग जो है 9 दिसंबर को 1946 में हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला मीटिंग हुआ। और उसके टेम्पररी प्रेसिडेंट, मतलब परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं थे, वो 2-3 दिन के लिए एक प्रेसिडेंट को चुना गया था जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, और एक केवल 2 दिन के लिए प्रेसिडेंट चुने गए थे। तो फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, 2 दिन के लिए। सेकेंड मीटिंग हुआ 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, और उस समय परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, अब ये तो 2 मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, पहला मीटिंग और दूसरा मीटिंग। पहला सेशन मतलब नाउ द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बिगेन। पहले केवल मीटिंग हो रहा था कि कैसे करना है, क्या करना है, एक पूरा लेआउट तैयार किया जा रहा था, प्लान तैयार किया जा रहा था। लेकिन पहला सेशन कब शुरू हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 13 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन पे कॉन्स्टिट्यूशन का बनना भी शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था शुरू में सॉवरेन नहीं था, एक तरह से स्वतंत्र नहीं था, क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। इसलिए इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी डिसॉल्व कर सकती थी, और केवल उसी के द्वारा ही ये डिसॉल्व हो सकता था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो अपने फर्स्ट सेशन में ही, जो कि 13 दिसंबर को हुआ था, उसी में फर्स्ट सेशन में ही एक रिजोल्यूशन पास करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है अपने आप को सॉवरेन घोषित कर दिया। और उसमें ये भी पारित किया गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केवल खुद ही अपने आप को डिसॉल्व कर सकती है, और वो भी बाय पासिंग द रिजोल्यूशन थ्रू स्पेशल मेजोरिटी। अगर उसको हटाना है तो उसका जो रिजोल्यूशन पास करना होगा एक स्पेशल मेजोरिटी के तहत करना होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि स्पेशल मेजोरिटी क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है दोस्तों, और इस तरह 15 अगस्त 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास करके असेंबली जो है अपने आप को सॉवरेन डिक्लेयर कर दी। ठीक है, तो दोस्तों ये अभी तक हम लोग देखे कि इंडियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में थोड़ा सा हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखें। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को हम डिफाइन किए,
फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो आइडियोलॉजी है उसको देखें, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बना, उसमें कितने कमिटीज़ थे, उसके कौन कौन से प्रेसिडेंट है, कुछ डेट्स और फैक्ट्स हम लोग जाने। अब आगे हम देख लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस क्या क्या है। जैसे ड्राफ्ट हम बनाए तो ड्राफ्ट कैसे बना, ड्राफ्ट जो है अलग अलग कंट्रीज़ के जो भी उससे पहले एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन थे उससे जो ड्राफ्टिंग कमिटीज़ के मेंबर थे वे उस कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के उससे जो भी अच्छा प्रोविजंस था, उसमें जो भी अच्छा रूल्स और लॉस था उसको हम कॉपी करके और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके और उसी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। और ऐसे बोला भी जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बैग ऑफ बोरोइंग्स। ठीक है, हम अलग अलग कंट्री से बोरो किए हैं प्रोविजंस और रूल्स, तो इसलिए सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जानना जरूरी है। पहला जो सबसे मेन और कोर भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडिया के लिए एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करके लाया था जिसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी बोलते हैं। उससे हम लोग क्या बोरो किए हैं, वो तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ही है, तो उससे हम फेडरल स्कीम कि स्टेट और सेंटर के बीच में पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को हम फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरल स्कीम बोलते हैं। तो ये भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही बोरो किए हैं। जो है ऑफिस ऑफ गवर्नर का कंसेप्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। जैसे हमें पता ही है जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर इंडिया में होते थे उनको हम गवर्नर जनरल या फिर गवर्नर ही बोलते थे, तो ऑफिस ऑफ गवर्नर का कंसेप्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही आया है। और तीसरा कंसेप्ट ऑफ इमरजेंसी, चाहे स्टेट इमरजेंसी हो या फिर फिनेंशियल इमरजेंसी हो, तो जितने भी इमरजेंसी के कंसेप्ट है वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। दूसरा प्रोविज़न हम देखते हैं कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी से ये प्रोविज़न लिया गया है कि अगर इमरजेंसी कि अगर देश में इमरजेंसी लागू हो जाता है तो उस समय सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये प्रोविज़न जो है हम जर्मनी से लिए हैं। और जर्मनी में कब आया था, ये जर्मनी में हिटलर के समय में, हिटलर के रूल में आने से 10-12 बरस पहले ही ये प्रोविज़न्स वहाँ पे पारित किया जा चुका था। और इसी का लाभ उठाते हुए हिटलर जो है अपने आप को डिक्टेटर बनाया था, क्योंकि जब वो आ गया रूल में, जब वो डिक्टेटर, जब वो खुद को व्हेन ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट और चांसलर ऑफ जर्मनी, उसके बाद वो इमरजेंसी लगा के और सारे सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करके और खुद को जो है डिक्टेटर वहाँ का साबित कर दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रोविज़न है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मीन्स एवरीथिंग विल बी डन अकॉर्डिंग टू लॉ। ये भी हम यूएसए से ही लिए हैं। दूसरा रूल ऑफ लॉ, मीन्स लॉ विल बी अल्टीमेट, ये यूके से लिए हैं। लॉ मेकिंग प्रोसेस, हाउ द लॉ विल बी फॉर्म्ड, मीन्स एक पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर है लॉ मेकिंग का वो भी यूके से ही लिए हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगा, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं होगा। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कहाँ है, यूएसए में है, तो हम लोग उसका नहीं कॉपी किया, हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लिए हैं यूके से। ठीक है, इंग्लैंड से। सिंगल सिटीजनशिप भी यूके से ही लिए हैं, मीन्स एक ही सिटीजनशिप होगा। यूएसए में 2 सिटीजनशिप होता है, स्टेट का अलग है और पूरे एक यूएसए का अलग है, तो वहाँ 2 सिटीजनशिप होता है, डुअल सिटीजनशिप है। लेकिन इंडिया में एक ही सिटीजनशिप है और वो हम कहाँ से लिए हैं, यूके से लिए हैं। प्रियम्बल का कंसेप्ट जो है हम यूएसए से लिए हैं। हर एक देश के हर एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल नहीं होता है, तो हम प्रियम्बल का कंसेप्ट यूएसए से लिए हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का प्रोसीजर जो है या फिर उसका प्रोसेस जो है हम यूएसए से लिए हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम आयरलैंड, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर जो भी प्रोसीजर है वो हम आयरलैंड से कॉपी किए हैं। जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम यूएसए, कोर्ट जो है या फिर जुडिशरी किसी भी केस का या फिर किसी भी रूल या किसी भी लॉ का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, तो उसका क्या प्रोसीजर है वो भी हम लोग यूएसए से ही लिए हैं। ठीक है, अगला और कुछ हम देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से, इसका कंसेप्ट भी हम यूएसए से ही लिए हैं। प्रेसिडेंट एज चीफ कमांडर ऑफ फोर्सेस फ्रॉम यूएसए, जल थल और वायुसेना तीनों के जो
मुख्य अध्यक्ष होते हैं वो इंडिया में भी प्रेसिडेंट ही होते हैं, और इसका कंसेप्ट जो है यूएसए से ही लिया है। रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम यूएसए। रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट मीन्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाएंगे, उनका क्या प्रोसीजर है, वो भी यूएसए से हम लिए हैं। वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यूएसए। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मीन्स जो लोअर हाउस अपर हाउस होता है उसका भी वो चेयरमैन होता है। इस ये कंसेप्ट भी हम यूएसए से लिया। मीन्स यूएसए में भी जो अपर हाउस लोअर हाउस वहाँ भी दो है, तो जो अपर हाउस का जो चेयरमैन होता है वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। सेम इंडिया में भी है। फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर फ्रॉम कनाडा। फेडरेशन तो है, मीन्स इंडिया भी फेडरल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पावर बटा हुआ है सेंटर और स्टेट के बीच में, लेकिन सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग है। मीन्स इन कंपैरिजन टू स्टेट्स सेंटर हैज़ गॉट मोर पावर। मीन्स सेंटर और फेडरेशन इज बायस टुवर्ड सेंटर, सेंटर स्ट्रॉन्ग है। तो ये कंसेप्ट हम कनाडा से लिए हैं। रेजिडुअरी पावर लाइज विथ सेंटर फ्रॉम कनाडा। हम आगे देखेंगे कि 3 लिस्ट बनाया गया है। तो जो 3 लिस्ट है, एक सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। मीन्स एक लिस्ट है पावर और अथॉरिटी का जिसमें केवल सेंटर एक्ट कर सकता है, दूसरा स्टेट का, और तीसरा कंकरेंट लिस्ट है। और कुछ जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं या फिर कुछ नए ज्यूरिसडिक्शंस बनते हैं जो अभी फ़िलहाल फाइनलाइज नहीं होता है कि वो कंकरेंट लिस्ट है या स्टेट लिस्ट या सेंटर लिस्ट है, उसको हम एक अलग रेजिड्यूरी पावर में हम डाल देते हैं। जो भी रिमेनिंग, रेजिड्यूरी का मतलब होता है रिमेनिंग पावर जो है वो सेंटर के साथ ही लाई करता है। ये भी कंसेप्ट जो है कनाडा से हम लिए हैं। कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। कंकरेंट लिस्ट मतलब जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों काम कर सकते हैं या फिर उस पर दोनों लॉ बना सकते हैं, वैसे लिस्ट को हम कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। और इसका कंसेप्ट हम कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ फ्रॉम यूएसएसआर। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब हमारा जैसे फंडामेंटल राइट्स है, वैसे ही कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कंट्री के प्रति क्या ड्यूटीज़ है, उसका कंसेप्ट भी हम यूएसएसआर से लिए हैं, मीन्स रसिया से लिए हैं। कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक फ्रॉम फ्रांस। रिपब्लिक का कंसेप्ट जैसे रिपब्लिक होता है, मोनार्की होता है, मीन्स इंग्लैंड में क्या है वो मोनार्कियल पार्लियामेंट्री है, मीन्स मोनार्कियल डेमोक्रेसी है वहाँ पे। मोनार्की में क्या होता है, हेरिडेटरी होता है उसका जो हेड ऑफ द स्टेट होता है। लेकिन रिपब्लिक में क्या होता है, वो इलेक्टेड जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसमें इलेक्टेड होता है। तो रिपब्लिक का कंसेप्ट हम फ्रांस से लिए हैं, और फ्रांस में सबसे पहले रिपब्लिक का जन्म भी हुआ था। वोटिंग बाय 2/3 मेजोरिटी फ्रॉम साउथ अफ्रीका। जो अब्सोल्यूट मेजोरिटी होता है उसमें 2/3 मेजोरिटी या फिर 2/3 वोटिंग होता है। मीन्स जितने भी मेंबर हैं उसमें 2/3 मेंबर्स का अगर कंसेंट मिल गया तो वो कोई भी प्रोविज़न या लॉ जो है पारित हो जाएगा। तो 2/3 मेजोरिटी से किसी भी चीज़ को वोटिंग करने का कंसेप्ट साउथ अफ्रीका से आया। इसको हम जब आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, तो उसमें हम इसको डील करेंगे। प्रोसीजर ऑफ वर्किंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम जापान। सुप्रीम कोर्ट के काम करने का तौर तरीका जो हम जापान से लिए हैं। और DPSP फ्रॉम आयरलैंड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे लोगों के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ और FR है, वैसे ही स्टेट के लिए DPSP होता है। मीन्स स्टेट को क्या करना चाहिए, क्या पॉलिसी बनाना चाहिए, एक उसका जो आउटलाइन है या फिर एक उसका प्रोस्पेक्टस जो है वो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में बना हुआ है कि स्टेट कहाँ कहाँ काम कर सकता है, किस किस एरिया में स्टेट को कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह के एक जो प्रोविजंस है जिसको DPSP बोलते हैं, इसका कंसेप्ट हम आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम थोड़ा सा और आगे कुछ जान लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा और सबसे बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका कारण क्या है कि पहला तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है इसका कोर है, कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स इसका एक बैकबोन है। और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो खुद ही बहुत ही बड़ा है। तो जब कोर ही उतना बड़ा है तो उसके ऊपर जब हम लेयरिंग और कवरिंग करेंगे तो वो जाहिर सी बात है और ज़्यादा बल्कि हो जाएगा। दूसरा कारण क्या है कि इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, तो सभी के नीड्स को या सभी के रिक्वायरमेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं, और उन प्रोविजंस को समय समय पे चेंज करना पड़ता है, तो उसमें अमेंडमेंट भी करने पड़ते हैं बहुत सारे। तो ये
कुछ कारण है जिसके चलते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही ज़्यादा लेंथीएस्ट हो चुका है और इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू में बना था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 22 पार्ट्स थे, अभी 25 हैं। शुरू में 8 शेड्यूल थे, अभी 12 शेड्यूल है। और स्टार्टिंग में 395 आर्टिकल्स थे और अभी 450 आर्टिकल्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज इसी के साथ हम अपना लेक्चर जो है और अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और आगे जानेंगे।